नमस्कार, कोजागरी के चौपाल में आपका स्वागत है। आज हमें लखनऊ से जॉइन कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी हसरत मोहानी के नवासे यूसुफ मोहानी। यूसुफ मोहानी मध्य पूर्व पे गहरी नज़र रखते हैं और भारतीय मुसलमानों के मुद्दे पर लगातार मुखर रहते हैं। खासकर सूफी, इस्लाम और दूसरे जो इस्लाम के लिबरल का स्वरूप है, उस पे इनकी गहरी समझ और गहरी नज़र रहती है। यूसुफ मोहानी, आपका स्वागत है। शुक्रिया। मोहानी साहब, मैं ये समझना चाहता हूँ बेसिकली, चूंकि ये पूरा आज के डेट में जो जिस तरह का कॉन्टेक्स्ट है पूरी दुनिया में, खासकर जिस तरह की स्थिति है और जिस तरह का ट्रंप के वापस आने के बाद जो खासकर मध्य पूर्व एशिया और वेस्ट एशिया में जिस तरह की परिस्थितियां बदल रही हैं, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के मध्य पूर्व के लिए क्या मायने हो सकते हैं? इस विषय पे इस विषय को पहले आप एक्सप्लेन करें, फिर हमको लगता है यहां से हमारी बातचीत के लिए एक डिपार्चर पॉइंट मिल सकेगा। देखिए, प्रेसिडेंट जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके आने के बाद से लगातार चर्चा चल रही है इस पे कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद मध्य पूर्व में क्या स्थितियाँ बदलेंगी। जो जी। जेनोसाइड चल रहा है गज़ा के हम्म। अंदर, फ़लस्तीन हम्म। में, उसके बाद में जो मिलिशिया लड़ रही है, जो प्रॉक्सी वार लगातार इज़राइल के साथ चल रही है, उसके साथ में रशिया और यूक्रेन वार के ऊपर इसके क्या हम्म। इम्पैक्ट होंगे। हम्म। हम्म। प्रेसिडेंट जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, उनके जीतने के फ़ौरन हम्म। बाद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का एक वक्तव्य आता है बधाई को लेके। वो कहते हैं कि हम अभी बधाई नहीं देने जा रहे हैं। उसकी हम्म। वजह ये है कि वो इंतज़ार करना चाहते हैं कि ये जो न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट का जो रिजीम जनवरी से शुरू होने जा रहा है, क्या वाक़ई में यूक्रेन वार को लेके वो क्या करते हैं? क्या वो वार को रोकने के लिए प्रयास करते हैं, या फिर जो जो बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरह से उनकी विदेश नीति है कि उसी को आगे फ़ॉलो करते हैं, और उसी तरीके से वो जिस तरह से बैक देने का काम था यूक्रेन को, वो चलता रहता है और या इस पूरे इलाके के अंदर ये वार को रोकने में कामयाब नहीं होते हैं। एक तो चीज़ ये है। दूसरी तरफ एक बात कही जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैंपेन के अंदर जो बातें कही हैं अपने, जब क्योंकि जी। मिशिगन में आप देखें, मिशिगन के अंदर पहले जो बाइडेन जीतते हैं 2000, जो पहला चुनाव होता है उनका 2020 का, जिसमें जो हम्म। बाइडेन अच्छे वोटों से जीतते हैं, लेकिन कमला हैरिस चुनाव हार जाती हैं। वहाँ पे लगभग 79% मुस्लिम वोट जो है, लगभग 2,40,000 वोट्स हैं मुस्लिम्स के वहाँ पे। जी। अ, तो वो और 69% लगभग टर्नआउट होता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। बहुत कम जम जाता है कमला हैरिस के लिए, जो एक बात साफ करती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पे वादा किया है कि हम फ़िलिस्तीन में जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह की वार है, हम उसे ताकत से रोकने का काम करेंगे, हम उस तरह के काम नहीं करेंगे, ये एक बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरा इसका एक पहलू है, वो पहलू ये है कि जो बाइडेन का अगर आप पूरा रिजीम देखेंगे, तो वो हम्म। उनकी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, वो वही पॉलिसी है जो 2017 में डोनाल्ड ट्रम्प फर्स्ट रिजीम की हम्म। पॉलिसी। बिल्कुल ठीक कि बात आप है, बिल्कुल देखें ठीक बात है। कि इज़राइल की जो कैपिटल है हम्म। तेल अवीव, लेकिन जो यूएस एम्बेसी है वो तेल अवीव में नहीं होके वो जेरूसलम में शिफ्ट करी गई थी। ये डोनाल्ड ट्रंप का रीज़न है, और बिल्कुल जो यही बाइडेन करेगी। उसको वापस नहीं करते हैं, जबकि हम्म। जेरूसलम पे क्लेम फ़लस्तीनियंस का है। हम्म। 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 क्या तो जो बाइडेन यहाँ बैक नहीं करते हैं। दूसरी साइड में अगर आप देखें, जो कहा जाएगा कि अब्राहम एक्कॉर्ड की जो बात है, हम्म। जो हम्म। डोनाल्ड ट्रंप लेके आते हैं, हम्म। और इज़राइल के लिए सॉलिडेरिटी इकट्ठा करने के लिए जो अरब वर्ल्ड के हम्म। साथ में उनका जो पैक्ट कराते हैं, चाहे वो यूएई हम्म। हो, हम्म। बहरीन हो, इजिप्शियंस हों, या फिर सऊदी अरेबिया, उसी को आगे, उस पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए जो बाइडेन दिखते हैं। हम्म। कहीं पर भी ट्रंप की नीति और जो बाइडेन की नीति जो मिडल ईस्ट के लिए है, वो बदलती नहीं है। हम्म। हम्म। यानी उसी को कैरी फॉरवर्ड किया है जो बाइडेन ने। हम्म। जो हम्म। ट्रंप की नीति थी, तो क्या अपनी ही नीति से वो वापस जाएँगे? ये एक हम्म। बड़ा सवाल है। बिल्कुल ठीक फिर बात है। ईरान को जिस तरह से अलग-थलग खड़ा करने की जो पॉलिसी हम्म। पूरे हम्म। यूएस की पॉलिसी है कि हम हम्म। अगर ईरान को अलग-थलग दुनिया से नहीं खड़ा करेंगे, हम्म। उसके ऊपर जो जिस तरह से काम डोनाल्ड ट्रंप ने हम्म। शुरू किया था, वही काम जो बाइडेन आगे बढ़ाते हैं। और बिल्कुल मुझे ठीक बात लगता है कि उससे पीछे ये डोनाल्ड ट्रंप जो नेक्स्ट regime है। होगी जाते नहीं दिखती है, क्योंकि ये हम्म। पॉलिसी मैटर है।
क्योंकि हुँ, ईरान का जो न्यूक्लियर जो पूरा प्रोग्राम है, उसको हुँ, लेके जिस तरह के सैंक्शंस थे, उन सैंक्शंस हुँ, को हटाने की कोई बात नहीं कहीं की जा हुँ, रही है। हुँ, हुँ, और हुँ, अभी हुँ, आप देखें एक नया डेवलपमेंट है। वो हुँ, नया हुँ, डेवलपमेंट जो है वो हैरान करने वाला है। वो हुँ, डेवलपमेंट ये है कि 8 नवंबर यानी फ्राइडे को ये जो हुँ, हमारा गुज़रा हुआ शुक्रवार है, उसमें नेतन्याहू ने हुँ, जो हुँ, अपना यूएस में एम्बेसडर जिसे बनाया है, वो हुँ, हुँ, नाम आपको चौंका दे रहा है। हुँ, हुँ, रिचर्ड लेटर। हुँ, ये वो बंदा है हुँ, जो उस संगठन को जॉइन करता है यूएस के अंदर, जिस हुँ, संगठन को यूएस ने बैन किया था और टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन कहा था। हुँ, 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 उसे हुँ, अपना एम्बेसडर बनाया है हुँ, अ, इज़राइल ने, नेतन्याहू ने, यानी ट्रम्प से हुँ, संवाद करने के लिए वो जो हुँ, कट्टरपंथी ज्यूस संगठन का व्यक्ति है, हुँ, उसे हुँ, चुना गया है। यानी साफ तौर पर एक इशारा दे दिया गया है कि आने हुँ, वाला दौर क्या होगा। अब हुँ, हुँ, शुरुआत हुँ, यहाँ से होनी है, अब यहाँ से देखा जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी हुँ, पटकथा है, वो ये है कि टैक्स पेयर जो है यूएस का, हुँ, हुँ, वो जागृत हो गया। बिल्कुल ठीक बात है। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक और जो अभी एक बात जो कही जा रही है कि सऊदी अरब और यूएई ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वो ईरान के साथ संबंध को सामान्य या बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ये बात बहुत स्पष्ट तौर पे बता दी। तो इससे क्या आपको लगता है कि गल्फ में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो बर्फ पिघल रही है और थोड़ा-सा एक बैकबोन के साथ शायद खड़े हो पाएँगे गल्फ की कुछ कंट्रीज़ जो ईरान के साथ या फिलिस्तीन के साथ? देखिए, एक चीज़ है हर जगह पे ज़मीनी हकीकतें बदल रही हैं। हुँ, हुँ, अभी तक जो राजशाही थी उसमें दबी हुई जो आवाम है, अब वो हुँ, मुखर होने लगी है। हुँ, सोशल मीडिया ने एक ताकत लोगों को ज़रूर दी हुँ, है, वो हुँ, ताकत क्रांति की ताकत है। हुँ, हुँ, ठीक बात है। अरब अपना जो हुँ, हकीकत भूल गए थे अपनी हुँ, जो अपना हुँ, कैरेक्टर भूले बैठे थे, अब हुँ, शायद कहीं न कहीं वो चिंगारी वापस सुलग रही है हुँ, 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 और तख्ता पलट तक की चीज़ों की बातें हुँ, बाहर आने हुँ, लगी हैं। हुँ, हुँ, जो सऊदी अरेबिया में सलमान का जिस तरह का regime है या बाकी जगहों पे जो भी हुँ, क्राउन्स हैं, उनके ऊपर एक खतरा ज़रूर है कहीं न कहीं। हुँ, एक तो ये हुँ, बात है, दूसरी तरफ सबको एक चीज़ पता चल चुकी है हुँ, कि आने वाला जो दौर है उसमें चौधराहट ट्रांसफ़र हो रही है। हुँ, हुँ, लगातार सबको दिख रहा है कि यूएस कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ रहा है। हुँ, हुँ, अभी जो चाइना का जो बयान आता है प्रेसिडेंट पुतिन को लेकर हुँ, और हुँ, जो जिस तरह की वो अलाइनमेंट की बात करते नज़र आते हैं, वहाँ के विदेश मंत्री वो ये कह रहे हैं कि हमारा अगर यूएस ने किसी भी तरीके की कोई इस तरह की दखल-अंदाज़ी की रशिया के ऊपर किसी सैंक्शन की बात की क्योंकि कहा है, उन्होंने हुँ, सेस कर लगाने की बात कही है, अलग टैरिफ लगाने की कही है बात हुँ, ट्रम्प ने। हुँ, उसको हुँ, लेके जो बयान आता है जो कि हम और हमारे अलाई मिल के इसको काउंटर करेंगे। हुँ, हुँ, ठीक तो बात है। ये परिस्थितियाँ पूरी बदलेंगी। ये हुँ, क्योंकि अब सबको समझ में आने लगा है कि मैक्सिमम पावर जो है वो अब यूरोप और अमेरिका की तरफ नहीं है, वो शिफ्ट हो रहा है ये हमारे एशिया के अंदर। यहीं रशिया है, यहीं चाइना है, यहीं पर ईरान भी मौजूद है और भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है इस पूरे मामले में क्योंकि देखिए भारत का एक स्टैंड हमेशा से रहा है कि हम ना किसी के वार के साथ कहीं नहीं हैं। हम लड़ने के लिए कहीं तैयार नहीं हैं। हम नहीं, लोगों की मदद लेकिन कर सकते लेकिन हैं। मैं इसको समझना ये भी चाहूँगा मोहानी साहब कि आज भारत में एक ऐसी सरकार है जो ये कहती है कि वो नेशनलिज़्म और नेशनल इंटरेस्ट के साथ है। उसने पिछले 1 साल में जिस तरह से तमाम द दुनिया के तमाम ध्रुवों को साधा है, एक साथ लाने की कोशिश की है, जिसमें यूएस और रशिया को साथ लाने की कोशिश की है। भारत के आज के संबंध जो है ईरान के साथ तो उनके साथ बहुत स्ट्रेटेजिक रिलेशन है। इसके बाद उनके रिलेशन इज़राइल के साथ भी हुए हैं। तो ऐसे में मैं इसको आपके नज़रिए से समझना चाहता हूँ, जो भारतीय मुसलमान है, क्या उसके मन में कहीं इस चीज़ को लेके कोई पीड़ा, कोई इस तरह का क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, एक एक ख़ास तरह का सॉफ्ट कॉर्नर है। तो जब इस तरह का ये सरकार जब इस तरह से चीज़ों को देख रही है,
तो इस पे आपका अपना नज़रिया, क्योंकि चूँकि मैं इसको थोड़ा शिफ्ट करना चाहूँगा बातचीत को, क्योंकि देखिए क्या है, मध्य पूर्व पे ढेर सारी बातें हो रही हैं। लेकिन मैं आपके बहाने, चूँकि आप मध्य पूर्व पे भी नज़र रखते हैं और भारतीय मुसलमानों पे भी गहरी नज़र रखते हैं। तो मैं थोड़ा आपके सहारे उनके मन को भी टटोलना चाहूँगा और ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये पक्ष भी आए। देखिए, बिल्कुल साफ़-सी बात है, यकीनन कहीं न कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है और सिर्फ़ ना कि सिर्फ़ मुसलमानों का, बल्कि भारत के शांति प्रिय लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर यकीनन फ़िलिस्तीनियों के साथ में है। और ये आज पहली बार नहीं है। ये हम आज़ादी से पहले ले लें या आज़ादी के बाद से देखते चले आएँ, हमारा सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से फ़िलिस्तीन के साथ रहा है। क्योंकि भारत ने ये हमेशा माना है कि हर व्यक्ति को जीने की आज़ादी चाहिए, जो उसकी लैंड है वो उसको मिलनी चाहिए। हम इंसाफ़ के साथ खड़े हुए हैं। हम कह रहे हैं कि उनकी ज़मीन है, आपको छोड़नी चाहिए। उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए, चाहे वो अफ्रीका की बात रही हो, तो वहाँ पर भी हम उनके साथ खड़े थे। जहाँ भी इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, हम वहाँ साथ में खड़े हुए हैं। जहाँ तक भारत का मामला है, भारत में सरकार का जो स्टैंड है, वो अजीब है। वो सरकारी स्टैंड एक अजीब डिलेमा में है। वो जब हम भारतीय चुनाव के परिदृश्य में बात कर रहे होते हैं, तो वो प्रो इज़राइल नज़र आता है और वो इतना ज़्यादा इज़राइल के साथ दिखाने की कोशिश होती है, वो वोट पॉलिटिक्स है। लेकिन जब वो बाहर जाते हैं, तो जयशंकर का जो बयान आता है, तो वो फ़िलिस्तीन के साथ खड़े दिखाई देते हैं। वहीं एक फिर एक इश्यू खड़ा होता है कि एक तरफ हम फ़िलिस्तीन के साथ खड़े दिखते हैं, दूसरी तरफ हम इज़राइल को हथियार दे रहे होते हैं या अपने लोग वहाँ भेज रहे होते हैं। एक्चुअल में एक अजीब-सी स्थिति पैदा हो गई है। अभी शायद मुझे लगता है कि हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि पावर शिफ्ट किधर हो रहा है। भारत ने जिस तरह से आँखें दिखाते हुए रशिया से सस्ता तेल खरीदने की बात करी, भारत ने ईरान से व्यापार की बात करी तमाम सैंक्शंस होने के बाद भी, वो ये बताता है कि अब हमारी रीढ़ में हड्डी मज़बूत हो गई है। अब हम बिल्कुल, आपसे बिल्कुल, डर नहीं रहे हैं। अब हम वो बिल्कुल, करेंगे जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, हमारे लोगों का बिल्कुल, फ़ायदा है। ये एक अच्छी बिल्कुल, बात है। ये देश के तौर पर एक ताकतवर बात है, एक अच्छी बात है और जिसको एप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हर जगह वोट पॉलिटिक्स जो है, वो भारत के अंदर जो हमें दिख रहा है, वो है नहीं एक्चुअल में। जो कुछ हुँ, हो रहा है इंटरनेशनल परिदृश्य पे वो बिल्कुल अलग भारत है। वो ये भारत नहीं है कि जिसको आप मोदी का भारत कहें या भाजपा का हुँ, भारत कहें या हिंदुत्व के ज़ॉम्बीज़ जो बाहर निकले हुए हैं उनका भारत कहें। हुँ, वो भारत नहीं, वो भारत एक सहिष्णु भारत है, वो भारत एक आगे बढ़ता हुआ भारत है, वो भारत एक आर्थिक शक्ति, एक सामरिक शक्ति वाला भारत है। हुँ, हुँ। और जिसकी बिल्कुल ठीक बात है, तस्वीर यहाँ ठीक से बात है। दिखने पर अलग है और वहाँ हुँ, उसकी तस्वीर अलग है। बिल्कुल मैं ठीक बात उसे ऐसे देखता हूँ। है। अच्छा, भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इज़राइल के साथ है। इज़राइल के प्रति सिम्पैथी रखता है या इज़राइल के साथ वो हो सकता है कि राइट विंग, आप उसको बोले कि राइट विंग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं या जिनके मन में एक कॉर्नर है, सॉफ्ट कॉर्नर है राइट विंग पॉलिटिक्स को लेके। मैं एक सवाल आपसे बहुत सीधा-सीधा पूछना चाहता हूँ, इसको समझने के लिए, क्योंकि कोजागरी में हमारे जो गेस्ट हैं उनके अपने विचार होते हैं। कोजागरी सभी तरह के गेस्ट को स्पेस देता है और हमारा हमारा ऐसा कोई नहीं कि गेस्ट के जो विचार हैं वो हमारे विचार ही हों। तो मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ कि फ़िलिस्तीन की आज़ादी के साथ, फ़िलिस्तीन की स्वतंत्र फ़िलिस्तीन के साथ क्यों खड़ा हुआ जाए? ये मेन स्ट्रीम को कैसे समझा जाना चाहिए या इसको मेन स्ट्रीम को कैसे बताया जाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल साफ-सी बात है। इंसानियत के मध्य को देखते हुए अगर कहीं पर किसी निहत्थे लोगों पर ज़ुल्म होता है, तो भारत का जो यूँ कहें जो भारत का मूल है या जो भारत की रूह है, भारत की जो आत्मा है, वो हमेशा से यही रही है कि हम एक दयालु लोगों के देश के तौर पर जाने जाते हैं। हम जाने जाते हैं, भारत उन लोगों का देश है जो प्रेम करने वालों का देश है, जो लोगों को एडॉप्ट करता है। भारत उन लोगों का देश कभी नहीं था और भारत कभी भी उन लोगों का देश नहीं होने जा रहा है कि जो लोगों को तिरस्कार और नफ़रत की नज़र से देखते हैं। बहुत भारत में खूबसूरत बात है। एक वृद्ध सूफ़ी ऋषि परंपरा है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह आपको मिलती है और उस ऋषि परंपरा को मानने वाले मैक्सिमम लोग हैं यहाँ पे। आज भी राजनैतिक विचार जो हैं, वो कभी-कभी उन्माद के तौर पर भले नज़र आते हों, लेकिन आज भी जो त्योहार होते हैं भारतीय जो
त्योहार हैं, वो तब तक पूरे नहीं होते हैं जब तक हर धर्म के लोग उसमें शामिल नहीं हो जाते हैं। दिवाली तब तक दिवाली नहीं होती है, जब तक दिए हर मुंडेर पर ना दिखें, और ईद तब तक ईद नहीं होती है, जब सब गले ना मिलें। ये भारत है। इस भारत की खूबसूरती को समझा जाना चाहिए। ये कहीं न कहीं राजनीति के उन्माद के नीचे दब रही है। इसको समझने की ज़रूरत है। तो जो लोग इज़राइल के साथ खड़े हैं, शायद मुझे लगता है कि वो ये समझ भी नहीं पा रहे हैं कि वो इज़राइल के साथ क्यों खड़े हैं। क्योंकि जो बात वो भारत में कर रहे हैं, वो सिर्फ़ इसलिए इज़राइल के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो फ़िलिस्तीन में जो लोग रह रहे हैं, उन्हें इंसान की नज़र से नहीं, उन्हें मुसलमान की नज़र से देख रहे हैं, और उन्होंने अपने आप को मुसलमानों का दुश्मन मान के अपने आप को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इस नज़रिए के साथ अगर आप इज़राइल के साथ खड़े होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये मूर्खता है। मुझे नहीं लगता है कि ये बड़ी अक्लमंदी की बात होगी। आपके पास कॉज़ होना चाहिए। आप इज़राइल के साथ क्यों खड़े होंगे? आप इज़राइल के साथ अगर खड़े होते हैं, तो आपके राष्ट्र का नुकसान साफ दिखाई देता है। अगर मोसाद का दखल भारत में बहुत अधिक हो जाएगा, तो क्या आप अपने आप को ये मानेंगे कि आप बहुत सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं सुरक्षित नहीं, क्योंकि आपका जो इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम है, अगर उसके ऊपर कोई लोग हावी होते हैं, तो ये आपकी सार्वभौमिकता पर भी एक हमला है, जी, जी, आपकी ठीक बात। स्वतंत्रता पर हमला है। हुँ, जैसे हुँ, पेगासस का पूरा इश्यू है, पेगासस सिर्फ़ सरकार अगर जो भी बात कही गई, अगर उसमें सच्चाई है, सिर्फ़ सरकार अगर जासूसी करा रही है, तो डेटा सिर्फ़ सरकार के पास नहीं है। हुँ, हुँ, डेटा तो उनके पास भी जा रहा है ना, जो पेगासस को हैंडल करते हैं। हुँ, 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 तो नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान एक देश का हो रहा है, वो देश भारत है। ये बात हुँ, हमें हुँ, समझनी पड़ेगी। क्या आप टेक्नोलॉज़ी लेने के लिए अगर बात करते हैं कि हम इज़राइल से टेक्नोलॉज़ी लेंगे, तो आप कौन-सी टेक्नोलॉज़ी इज़राइल से लेने जा रहे हैं, जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉज़ी नहीं है, जो हिज़्बुल्लाह का सामना कर सके? बिल्कुल। जो साफ तौर से जो डिफेंस सिस्टम, जो आयरन डोम है, जो हिज़्बुल्लाह के मिसाइल्स को नहीं रोक सकता है छोटे-छोटे, वो आपको कैसे सुरक्षित रख सकता है? हुँ, हुँ, हुँ। ये सवाल भी किया जाना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। है? लेकिन हम लेकिन लेकिन ये देखना चाहिए ना, जी, और इज़राइल से हम ट्रेड भी कितनी कर सकते हैं? हुँ, हुँ, वो हुँ, तो हमसे कुछ लेने से रहे, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन हमारे एक हुँ। छोटे से प्रदेश के बराबर नहीं है। आप बहुत तो उ अच्छी बात कर रहे हैं। मेरे ख़्याल से जो आपकी बात है वो सुनी जानी चाहिए उस तरह के लोगों के द्वारा जो इस तरह के तर्क रखते हैं, जो बात आप कह रहे हैं। मैं एक चीज़ और समझना चाहता हूँ, ख़ासकर जब ईरान के प्रॉक्सी एलिमेंट्स की बात की जाती है, जो वेस्ट एशिया में बहुत एक्टिव हैं और मध्य पूर्व में लगातार उनका उनका दखल है और इज़राइल को लगातार एक तरह से टफ़ टाइम दे रहे हैं। उसको लेके बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये फेयर नहीं है, ये अनफेयर है और लोग बोलते हैं कि इसमें एक टेररिस्ट एलिमेंट है। मैं इसलिए पूछा हूँ क्योंकि मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि चूंकि आपकी इन चीजों के सब पे गहरी नजर है और मध्य पूर्व को आप बेहतर तरीके से समझ रहे हो और भारतीय मुसलमानों के मन को भी आप टटोल सकते हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो इसराइल पे हमला हुआ आज से साल भर पहले पहली बार हमास के द्वारा और इसके अलावा जो ईरान के जो प्रॉक्सी एलिमेंट हैं, जिन्होंने इज़राइल को टफ टाइम दिया हुआ है और इज़राइल के लिए इस पूरे वार को अगर इस नज़रिए से रखे देखें, तो खासकर वो लोग जो इज़राइल के साथ खड़े हैं, उनके लिए आपका क्या जवाब होगा? उनकी देखिए एक साफ-सी बात है, एक देश है जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ये इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि फ़िलिस्तीन हमेशा फ़िलिस्तीनियों का था। 1948 में एक नए राष्ट्र के तौर पर इज़राइल मतलब यहूदियों को वर्ल्ड वार के बाद में वहाँ पे सेटल किया गया। ये सेटलर्स हैं। ये हुँ, इनका अपना नहीं, फिर धीरे-धीरे इनका अपना प्रभुत्व बढ़ता चला गया, और धीरे-धीरे वो कॉर्नर पे जाते रहे। और फिर पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसके अंदर जियोपॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी, और उसका अपना एक एजेंडा था, क्योंकि मिडल ईस्ट को डिस्टर्ब रखना था, क्योंकि पेट्रोपॉलिटिक्स जो थी, पेट्रोलियम का पूरा जो गेम था, जो एनर्जी पॉलिटिक्स थी, वो यहीं से गवर्न होनी थी, और यहाँ पर जिसका प्रभुत्व होगा, वही इस दुनिया पर राज करेगा, ये सब जानते थे। हालाँकि अब एनर्जी के रिसोर्सेज़ चेंज हो रहे हैं, तो चेंज अलग टाइप का दिखने वाला है, लेकिन अभी तक दुनिया में राज वही करेगा जिसके ऊपर, इन एनर्जी सोर्सेज़ के ऊपर जो राज करेगा। यूएस का सिर्फ़ एक वाहिद मकसद है, मिडल ईस्ट को डिस्टर्ब करते हुए
इस पूरे खित्ते के ऊपर अपना कब्ज़ा जमाए रखना। उनका अपना इंटरेस्ट है, उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है कि मरने वाले फ़िलिस्तीनी हैं या मरने वाले इज़राइली हैं या मरने वाले कल को भारतीय होंगे या पाकिस्तानी होंगे या चाइनीज़ होंगे। उनको इससे कोई लेना-देना नहीं है। उनको अपने हथियार बेचने हैं, उनको पेट्रोल को अपने यहाँ जमा करने हैं और अपने कुओं को सुरक्षित रखना है, उनसे एक बूँद तेल नहीं निकालना है। और इनके तेल को चूस लेना है, उनका एक अपना मकसद है। तो उन वो अगर इज़राइल के साथ खड़े होते हैं, तो उनका मकसद समझ में आता है। उनके लोग अगर इज़राइल के साथ खड़े होते हैं, तो चलिए अच्छी बात है, वो अपने देश के तौर पर देखते हैं, अच्छी बात है, वो कर रहे हैं। लेकिन हम भारतीय होने के नाते हम क्यों खड़े होते हैं? सवाल ये हमें क्या फ़ायदा होगा? हमारा तो नुकसान है। अगर बिल्कुल, बिल्कुल, भारत भारत के पास ये अपॉर्च्युनिटी आती है कि वो भारतीय रुपये में ईरान से तेल खरीद सकता है, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत बात भारत के लिए क्या हो सकती बिल्कुल, है? बिल्कुल, एक सस्ता तेल, कम ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देके, बिना कोई कमीशनिंग के, अगर भारत सीधे तौर पर खरीदने को तैयार हो जाता है और कोई उसे बेचने को तैयार हो जाता है, तो ये भारतीयों के लिए अच्छी बात है। उससे भारतीयों पर कर्ज़ा कम होता है। उससे हम भारतवासियों का जो जीडीपी है वो मजबूत होता है। हम बिल्कुल, भारतवासियों को का जो हम ये कहेंगे कि पर कैपिटा इनकम है उसको इंक्रीज़ होने की संभावना बढ़ती है। हम पर टैक्स का बोझ कम होने की संभावना बढ़ती बिल्कुल, है। तो हम उधर क्यों नहीं देख रहे? हम ट्रेड कर सकते हैं। ईरान बहुत सारी चीज़ों में बाटा जो पुराना वो तरीका था उस पे काम करता है कि वो अनार देता है और हमसे हुँ, गेहूँ ले लेता है। जैसे छोला जो हम बहुत खाते हैं, हम भारतीयों का पसंदीदा खाद्य पदार्थ है छोला, वो सबसे अच्छा ईरान में होता है। तो उसके बदले में वो हमसे कुछ दालें ले लेता है, कुछ मसालों की ट्रेड होती है। तो हमें तो ये देखना चाहिए कि हम कहाँ ज़्यादा बेच सकते हैं और कहाँ से सस्ता कुछ खरीद सकते हैं। भारतीयों का बिल्कुल, इंटरेस्ट तो इसमें होना चाहिए कि हमारे खित्ते में जितना अमन होगा, जितनी शांति होगी, बतौर एक भारतीय अगर वाक़ई में हम राष्ट्र प्रेमी हैं, वाक़ई हुँ, में हम देश प्रेमी हैं, राष्ट्रभक्त हैं, तो हमें अपने देश की तरक्की पर ध्यान देना है और देश की तरक्की ये है कि मिडल ईस्ट में शांति होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक अगर बात है, वहाँ बिल्कुल, वार होगी, तो वहाँ से पेट्रोल नहीं निकलेगा, फिर हमें घुमा-फिरा के हुँ, पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। हम ऑलरेडी बिल्कुल, कर्ज़े में घूम रहे हैं, और ज़्यादा बिल्कुल, कर्ज़े का बोझ बढ़ेगा, और ज़्यादा हम पर परेशानियाँ आएँगी। तो बिल्कुल, ये बात हमें अपने लोगों को समझानी पड़ेगी। हमारे बिल्कुल, जो पुराने थे लोग जैसे गांधी जी ने जो बात कही, जो जवाहरलाल नेहरू का अपना स्टैंड रहा, उसके बाद का यहाँ तक कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो स्टैंड रहा फ़िलिस्तीन पे, वो हुँ, ये है कि फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीनियों का है, अरबों का है, उन्हें मिलना बिल्कुल चाहिए। ठीक ये बात है, स्टैंड बिल्कुल ठीक इसलिए बात था है। कि हमारे खित्ते में क्योंकि हुँ, हुँ, हमने लड़ा बिल्कुल, है अंग्रेज़ों से, जब वो हम पर काबिज़ थे तो हमें पता था। तो क्या हम भगत सिंह को आप क्या आतंकवादी कह देंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, क्या चंद्रशेखर आज़ाद बिल्कुल को ठीक आप बात है। आतंकवादी कह वो देंगे? वैलिड नहीं कह पॉइंट है। सकते, है ना? जिस तरह से आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आतंकवादी नहीं कह सकते, ठीक उसी तरह से आप इस्माइल हानिया को आतंकवादी नहीं कह सकते। बिल्कुल, यूसुफ तो मोहानी इस जी बात को आपने समझना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यूसुफ मोहानी जी आपने हमें जॉइन किया। एक वॉइस ऑफ डिसेंट का बहुत प्रतिनिधि स्वर आपने रखा और मुझे लगता है कि सुनने वालों को एक बेहतर इनसाइट मिलेगा आपकी बातचीत से और इस पूरी बातचीत से। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।